नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रशिक्षण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय दुबे आप सभी का जनरल अवेयरनेस की एनटीपीसी के सुपर 30 बैच में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग कई दिनों से लगातार एनटीपीसी में पूछे गए पीवाईक्यूज और उनके कॉन्सेप्ट को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, और उन पीवाईक्यू से संबंधित जो भी और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो सारे सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो कंटिन्यूस आप इस सीरीज से जुड़े रहिए और लगातार सुपर 30 का मीन 30 दिनों तक आप इस सीरीज को जब देखेंगे तो एक पूरा पैटर्न आपको समझ में आएगा कि एनटीपीसी किस पैटर्न पर आपसे क्वेश्चन पूछता है और आगे पूछ सकता है। तो चलिए आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमारी जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है IPPM, इसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। दूसरा है कि इसने हैदराबाद और वाराणसी में 2 पायलट शाखाएं स्थापित करके अपना संचालन शुरू किया था। तो पहले थोड़ा सा हम IPPM के बारे में जान लेते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए, इसकी स्थापना की गई थी 2016 में। 2016 में इसकी स्थापना इसलिए की गई कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, यानी कि रूरल एरिया के लोगों को या ग्रामीण क्षेत्र को बैंकिंग की बुनियाद से जोड़ना इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्देश्य था कि जिन लोगों के बैंक अकाउंट नहीं है वो भी क्या कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाकर के अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो एक चीज याद रखना कि इसका संचालन जो है, यानी कि पहले चरण में इसका जो संचालन किया गया वो 2 शहरों से इसको शुरू किया गया, एक हैदराबाद से और दूसरा वाराणसी से। यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने हैदराबाद और वाराणसी से अपनी शुरुआत की, इसको रन करना या शुरू किया था, और बाद में धीरे धीरे अन्य शहरों में भी आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की गई, खोले गए। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट इसमें क्या माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। अगला सवाल क्या है कि छठे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा। तो ये नरेंद्र मोदी इसके राइट आंसर होंगे, क्योंकि जब भी एशियाई स्तर पर कोई भी सम्मेलन आयोजित होता है तो उसका जो उद्घाटन किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है मोस्टली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस CED की किस तारीख को मनाया जाता है। कि दी सेंट्रल एक्साइज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट इन इंडिया। पहला ऑप्शन है 24 फरवरी, दूसरा ऑप्शन है आपका 22 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 21 फरवरी और चौथा ऑप्शन है 27 फरवरी। तो इसमें से आपका भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। तो इसको याद रखना दोस्तों, ये हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। और इसको मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क की जो अधिनियम था ये कब लागू हुआ था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम ये आपका लागू हुआ था दोस्तों 24 फरवरी 1944, ठीक है। और तब से क्या किया जा रहा है, हर साल आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि जनता और बैंकिंग सिस्टम, या हम ये कहें कि जो हमारी कर व्यवस्था है उसके लिए हम लोगों को विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न शालाओं के माध्यम से जागरूक करने का कार्य करते हैं कि किस तरीके से केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है वो देश की बुनियादी आवश्यकताओं और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें किस तरीके से अपनी भूमिका अदा करता है। यही इसका एक उद्देश्य है इसको मनाए जाने के पीछे। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल है कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात किस देश का नाम है।
यानी कि ऐसा देश जहां पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी नॉर्वे और ऑप्शन डी आइसलैंड। तो इनमें से कौन सा देश है जहां पर 6 महीने दिन होगा और 6 महीने रात होगी? तो देखिए दोस्तों, 6 महीने दिन और रात वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपकी सूर्य के परिक्रमण पर निर्धारित करता है। यानी कि हमारे सूर्य की एक गति है जिसे हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं, सूर्य का परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? पृथ्वी की परिक्रमण गति कहेंगे। तो जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य की जो किरणें हैं वो उस समय अलग अलग गोलार्धों में अलग अलग तरीके से आती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि 21 जून को जो हमारा सूर्य है ये आपका कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। वहीं अगर बात की जाए 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकेगा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्ट साइन करता है। इसके बाद 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य आपका विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, तो 23 सितंबर और 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, इसीलिए पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि इस समय क्या होती है? बराबर होती है। और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं विषुव, इक्विनॉक्स। लेकिन जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो इस कंडीशन को कहा जाता है कर्क संक्रांति। और मकर रेखा पर जब सीधा चमकता है तो इसे कहा जाता है मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति के समय सूर्य जो है वो उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकता है, जिससे वहां तापमान अधिक होने से ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून को होगा और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध की सबसे छोटी रात जो है वो 22 दिसंबर को होगी, जबकि उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात 21 जून को होगी। तो इस तरीके से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। लेकिन इसी परिक्रमण के समय पर क्या होता है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध जो है आपका, जो उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, यहां पर उस समय 6 महीने क्या होता है? दिन होता है। जबकि मकर रेखा पर जब सूर्य सीधा चमकता है तो यहां पर 6 महीने दिन होगा। तो जब यहां 6 महीने दिन होगा तो उत्तरी ध्रुव पर इस समय क्या होगी? 6 महीने रात होगी। और जब यहां दिन होता है 6 महीने तो यहां पर क्या होगी? 6 महीने दिन होगा। तो आपका जो नॉर्वे है ये आता है बिल्कुल उत्तरी ध्रुव के पास में, क्योंकि ध्रुवों पर दिन और रात की जो अवधि होती है ये सूर्य के तिरछेपन और सीधेपन पर निर्भर करता है कि जब सूर्य ध्रुवों पर क्या पड़ता है? सबसे तिरछा चमकता है। लेकिन जब कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन होगा और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने रात होगी। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है तो उस समय क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने दिन और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने रात होगी। इसलिए नॉर्वे को अर्धरात्रि का सूर्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नॉर्वे हो जाएगा। अगला सवाल, फेदोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, यानी कि जो आपका फेदोमीटर है इसका उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है ये हमें देखना है। तो ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी वर्षा, महासागर की गहराई और ध्वनि की तीव्रता। तो देखिए, भूकंप का जो मापन किया जाता है ये सिस्मोग्राफ में किया जाता है। ये सबको पता होगा कि सिस्मोग्राफ नामक यंत्र होता है जिसके अंतर्गत हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। इसके बाद में जो आपका वर्षा है, तो वर्षा जो होती है, वर्षा को मापने के लिए रेन गेज का उपयोग किया जाता है। रेन गेज का यूज किया जाएगा। ठीक है, महासागर की जो गहराई है इसको हम लोग फेदोमीटर में मापते हैं। तो महासागर की गहराई किसमें मापी जाती है? फेदोमीटर में। जबकि ध्वनि की जो तीव्रता है ये आपकी डेसिबल में मापी जाती है। तो आपको चारों ऑप्शन यहीं पर देख लेने हैं कि किसका किसमें उपयोग किया जाता है। तो रेन गेज नाम से ही पता चल रहा होगा वर्षा मापी यंत्र है, सिस्मोग्राफ आपका भूकंप मापी यंत्र है, फेदोमीटर आपका महासागर की गहराई से संबंधित है और डेसिबल आपका ध्वनि की तीव्रता से संबंधित है। इसीलिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अक्टूबर 2017 में दुनिया का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट किस देश ने शुरू किया था? तो
तो देखिए कार्बन कैप्चर प्लांट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। कार्बन कैप्चर प्लांट का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट हमारे दुनिया में, वर्ल्ड में लगाए जा रहे हैं जो CO2 के उत्सर्जन को कम करते हैं। यानी कि अभी आपने देखा होगा वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी समस्या बनी हुई हमारी जलवायु परिवर्तन, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे जलवायु परिवर्तन में तापमान बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और लैंडफॉर्म्स पानी में डूबते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जलवायु परिवर्तन में कई बार CO2 के प्रोडक्शन को रोकने के लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है और वहां पर नेट जीरो इसके उत्सर्जन की बात की जाती है कि किस तरीके से हम इसके प्रोडक्शन को जीरो के स्तर पर लेकर के आए, और सारे देश एक टारगेट ईयर फिक्स करते हैं कि इस वर्ष तक हमें क्या करना है, कार्बन के उत्सर्जन को कम करना है। तो कार्बन कैप्चर प्लांट का उद्देश्य ये है कि ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। तो जब ये CO2 को अवशोषित करेगा तो वायुमंडल में हमारी जो ओजोन लेयर पाई जाती है उसको नुकसान कम होगा और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें क्या हो जाएंगी, वहीं पर अवशोषित हो जाएंगी। तो कार्बन कैप्चर प्लांट सबसे पहला 2017 में लगाया गया था और ये सबसे पहले लगाया था दोस्तों आपका आइसलैंड ने। तो आइसलैंड जो है वो यूरोप में एक कंट्री है। यहां पर क्या किया गया, विश्व का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट स्थापित किया गया था, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, एप्सम किससे संबंधित स्थान है? यानी कि इंग्लैंड में एक जगह पड़ती है एप्सम, तो ये कौन से खेल से संबंधित स्थान है आपका? एप्सम इज द प्लेस एसोसिएटेड विद स्नूकर, शूटिंग, पोलो या घुड़दौड़। तो इनमें से आपको बताना है कि किससे संबंधित है एप्सम आपका। तो देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा एप्सम का, वो घुड़दौड़, हॉर्स राइडिंग से संबंधित है। दुनिया की सबसे बड़ी हॉर्स राइडिंग जो है, या दुनिया की सबसे बड़ी घुड़दौड़ का आयोजन जो है वो कहां पर किया जाता है? एप्सम में किया जाता है। और यहां पर पहली हॉर्स राइडिंग जो है ये की गई थी, हॉर्स रेसिंग 1780 ईस्वी में, यानी कि 1780 ईस्वी में यहां पर सबसे पहले क्या किया गया था, हॉर्स राइडिंग गेम का आयोजन किया गया था। और इसीलिए ये क्षेत्र तब से आपका घुड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, इसलिए इंग्लैंड का एप्सम शहर घुड़दौड़ के लिए सही माना जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहां पर, डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक लोग एक राज्य एक नेता की नीति, एक लोग एक राज्य एक नेता की नीति जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्टालिन, ऑप्शन बी हिटलर, लेनिन या मुसोलिनी। तो देखिए एक लोग एक राज्य और एक नेता, ये तानाशाही को दर्शाता है, आपका डिक्टेटरशिप को दर्शाता है। तानाशाही का मीन्स होता है कि वहां पर हमेशा के लिए क्या होगा, एक ही राजा होगा, उसके कार्यों में कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो राजा होता है या जो प्रमुख होता है राष्ट्र का, वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से संप्रभु हो जाता है। उसको अपने निर्णय लेने में किसी से ना तो पूछने की आवश्यकता है और ना ही वो किसी और के दबाव में आएगा अपने निर्णय लेते वक्त। तो ये कॉन्सेप्ट आपका किस नेता से संबंधित है? तो आपने देखा होगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर का नाम काफी चर्चा में रहता है और हिटलर ने तानाशाही को सर्वोपरि रखा था। इनका मानना था कि जो राष्ट्र है वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, लोग भी एक होने चाहिए और उन सबका नेता भी एक होना चाहिए ना। तो 1933 ईस्वी में हिटलर ने क्या किया था, जर्मनी की सत्ता संभाली थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इन्हीं के कुछ कारणों से हुआ था, ये भी याद रखना है। दूसरी चीज, स्टालिन जो है आपके, ये सोवियत संघ के नेता थे और ये भी डिक्टेटरशिप को मानते थे। ठीक है, इन्होंने भी तानाशाही स्थापित की थी। लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति से, लेनिन का नाम जोड़ा जाता है कि बोल्शेविक क्रांति से कौन संबंधित है? और मुसोलिनी जो हैं ये आपके
फासीवाद के समर्थक हैं। तो इन्होंने भी क्या किया था, तानाशाही को समर्थन किया था। तो ये चारों के चारों जो ऑप्शन है आपके, वो तानाशाहों से ही संबंधित हैं। लेकिन एक लोग एक राज्य एक नेता को प्रभावी रूप से लागू करने वाला जो नेता था वो कौन था आपका, हिटलर था। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है, क्योंकि एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प्स ए पर्सन इंप्रूव हिज हेल्थ बिकॉज अवरक्त प्रकाश शरीर में बैक्टीरिया को मारता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, त्वचा में वर्णक कोशिकाएं उत्तेजित होती हैं और स्वस्थ तन पैदा करती हैं। पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में बदल देती हैं। ठीक है, ये स्वस्थ त्वचा है ये। तो पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो त्वचा के तेल को, ऑयल को क्या करती हैं, वो विटामिन डी में कन्वर्ट करती हैं। तो यही आपका राइट आंसर होगा। देखिए, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं ये सन से आने वाला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है जो मनुष्य की त्वचा के लिए हार्मफुल होता है। इसे हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट ए। ठीक है, तो पराबैंगनी किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं, जब हमारी ओजोन परत इसको अवशोषित नहीं कर पाती है, क्योंकि ओजोन परत भी धीरे धीरे क्या हो रही है आपकी, नष्ट हो रही है, और उसकी वजह से जो प्रकाश का पराबैंगनी या ये कहें अल्ट्रावायलेट रूप है वो कहाँ तक आता है, हमारे सरफेस पर आता है, जो मनुष्य के लिए हार्मफुल होता है और इससे त्वचा कैंसर का खतरा रहता है। ठीक है, तो त्वचा कैंसर आपकी पराबैंगनी किरणों से ही होती है। लेकिन ये कई बार क्या करते हैं कि हमारी स्किन में जो ऑयल होता है उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इसीलिए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं आपके डॉक्टर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने क्या किया था, भारत में मिसाइल को या मिसाइल बनाने का इन्होंने जो है प्रोडक्शन जो है शुरू किया था, इसलिए भारत में इनको फादर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। होमी भाभी जो है ये आपके अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित हैं। ठीक है, तो मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है इंडिया में? एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। इनकी एक बुक और है, विंग्स ऑफ फायर। काफी चर्चित पुस्तक रही है इनकी, अग्नि की उड़ान, जिसमें इन्होंने अपने मिसाइल वगैरह की चर्चा की है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल कि अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली निम्नलिखित में से किस प्रणाली से ली गई थी? द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाई अकबर वाज बोरोड फ्रॉम दी सिस्टम प्रिविलेंट इन। यानी कि भारत में अकबर ने जो मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी ये किस देश से ग्रहण की गई थी? यानी कि मनसबदारी व्यवस्था को अकबर किस देश से लेकर के आया था? तो उससे पहले तो हम ये समझ लें कि मनसबदारी व्यवस्था होती क्या है। देखिए, मनसब का मतलब होता है कि जब कोई भी राजा सेना का गठन करता है तो सेना में अधिकारियों को रैंक प्रोवाइड कराए जाते हैं, या अधिकारियों में रैंक बांटे जाते हैं कि कौन सा अधिकारी किस रैंक पर काम करेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मनसबदारी व्यवस्था कहते हैं। और भारत में मनसबदारी व्यवस्था अकबर के समय पर भी लागू हुई थी, और अकबर इस व्यवस्था को मंगोलिया से लेकर के आया था। यानी कि पहले से ये व्यवस्था किस देश में काम करती थी? मंगोलिया में काम करती थी। तो मंगोलिया से प्रेरित होकर के अकबर ने क्या किया था, इस व्यवस्था को मुगल राज्य में स्थापित किया था। तो अकबर का संबंध जो है ये किससे माना जाता है? तो मुगल एम्पायर के ये तीसरे राजा थे। मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक कौन है आपके? अकबर हैं। ठीक है, तो मंगोलिया इसका राइट आंसर होगा कि मनसबदारी व्यवस्था अकबर कहां से प्रेरित होकर के इसने यहां पर लागू की थी।
अगला है कि महात्मा गांधी की टिप्पणी एक ढहते बैंक पर एक पोस्ट डेटेड चेक डॉट 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 के प्रस्ताव के बारे में है। महात्मा गांधी रिमार्क ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डिंग टू प्रपोजल ऑफ साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या वेवेल योजना। तो इनमें से किस मिशन के लिए महात्मा गांधी ने कहा था कि कैबिनेट जो मिशन आया है ये एक ऐसे बैंक का एक ऐसा चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है या बैंक उसका नष्ट हो रहा है। तो देखिए 1927 में आया था आपका साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन के दौरान ही इसका विरोध करने के दौरान लाला लाजपत राय की पंजाब में डेथ हो गई थी। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में और कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। ठीक है, तो देखो कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन आपका किसके बेसिस पर हुआ? कैबिनेट मिशन के आधार पर। क्रिप्स मिशन जो है ये भारत आया था 1942 में, और ये उस दौर की बात है जब वैश्विक स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और इंग्लैंड को भारत के सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो गांधी जी से उन्होंने सपोर्ट भी मांगा था। जब कांग्रेस ने, लीग ने सपोर्ट करने से मना कर दिया तो इन्होंने अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और उस प्रस्ताव में 1938 में जो जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार की मांग अंग्रेजों से की थी उसको स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन जब मना कर दिया गांधी जी ने तो क्रिप्स मिशन भेजा गया, और इस क्रिप्स मिशन ने बहुत सारे प्रस्ताव जो है अपनी रिकमेंडेशंस कांग्रेस के सामने रखी कि भारत को एक संघ बनाया जाएगा जो कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतों से मिलकर बनेगा। सारी सुविधाएं ये इंडिया को देने को तैयार थे, परंतु उसमें एक प्रस्ताव ये भी था कि भारत का विदेश मंत्रालय, भारत का रक्षा मंत्रालय और भारत का संचार मंत्रालय जो है वो अंग्रेजों के पास रहेगा और बाकी की आज़ादी भारत को दे दी जाएगी। तो इसको मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था और एक स्टेटमेंट दिया था कि एक ऐसा चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, एक ऐसा चेक जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। वो इसी क्रिप्स मिशन के लिए कहा गया था। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा। फिर बाद में जब इंग्लैंड में 1945 में आम चुनाव हुए, क्लीमेंट एटली की सरकार आई, तो क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा और इसके बेसिस पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। अगला सवाल क्या है? सीताराम राजू ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज हेडेड बाई सीताराम राजू? तो इनमें से सीताराम राजू ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? पहला है आपका कूका आंदोलन, दूसरा है रंपा आंदोलन, तीसरा है पावना विद्रोह और चौथा है आपका बारदोली सत्याग्रह। तो इनमें से किसका नेतृत्व किया था? देखिए सीताराम राजू का नाम जो जोड़ा जाता है वो रंपा आंदोलन से जोड़ा जाता है, और रंपा हुआ था आपका आंध्र प्रदेश में। जब अंग्रेजों ने आदिवासियों के संस्कृति में, कल्चर में हस्तक्षेप करना शुरू किया था तो इसके परिणाम के रूप में क्या हुआ? रंपा आंदोलन हुआ था। जबकि कूका आंदोलन है ये 1857 के आसपास ये पंजाब में हुआ था और इसका नेतृत्व कर रहे थे बाबा राम सिंह। पावना विद्रोह जो है ये आपका बंगाल में हुआ था 1873 के आसपास। किसानों से संबंधित। और बारदोली सत्याग्रह जो है ये 1928 में हुआ था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। बाद में महात्मा गांधी इससे आके जुड़ गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंपा विद्रोह हो जाएगा। रंपा आंदोलन जो कि एक आदिवासी आंदोलन है, आंध्र प्रदेश में यह आंदोलन शुरू हुआ था। किसके कारण? कि इन्होंने क्या किया था? आदिवासियों के कल्चर में हस्तक्षेप करना शुरू किया था। तो 1922 ईस्वी में
सीताराम राजू के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। अगला सवाल क्या है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन ए बी आर अंबेडकर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो यंग इंडिया किससे संबंधित है? तो यंग इंडिया का प्रकाशन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था, और महात्मा गांधी ने ये भारत में इसका प्रकाशन किया था। एक समाचार पत्र इन्होंने अफ्रीका में भी प्रकाशित किया था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन भी महात्मा गांधी ने किया था। कहां से? अफ्रीका से। और यंग इंडिया का प्रकाशन भी महात्मा गांधी ने किया था। और ये यंग इंडिया पत्र जो है वो 1919 से लेकर के लगातार 1931 तक प्रकाशित होता था। ये डेट भी, टाइम पीरियड भी याद रखना कि कब से कब तक। तो 1919 से लेकर 1931 तक कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी, उनका एक सीक्वेंस भी आपको याद कर लेना है। तो ऑप्शन आपका यहां पर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल खुद को बंगाल टाइगर कहता था? यानी कि भारत में ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल बन के आया था जो खुद को बंगाल टाइगर के नाम से संबोधित करता था? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेजली। इनमें से ऐसा कौन था जो अपने आप को बंगाल टाइगर कहता था? देखिए, लॉर्ड क्लाइव के टाइम पर दो महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुई। एक प्लासी का युद्ध हुआ था और दूसरा हुआ था बक्सर का युद्ध। ठीक है, ये 1757 में और ये 1764 में। उसके बाद में वॉरेन हेस्टिंग 1773 में आए थे आपके। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में किसका स्थायी बंदोबस्त इन्होंने लॉन्च किया था? तो ये प्रशासनिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड वेलेजली जो था, इसने एक पॉलिसी लॉन्च की थी इंडिया में जिसे हम लोग सहायक संधि प्रणाली के नाम से जानते हैं। सहायक संधि प्रणाली का मतलब यह था कि राजाओं को समर्थन देना, और उस समर्थन के बदले राजा क्या करेंगे? अंग्रेजी सेना को अपने यहां पर रखेंगे, उसका खर्चा उठाएंगे, और बदले में जब भी राजाओं को सेना की आवश्यकता होगी कंपनी उनको समर्थन देगी। तो ये थी आपकी सहायक संधि प्रणाली जो लॉर्ड वेलेजली ने लाया था। एक था व्यक्तिगत सिद्धांत। ठीक है, तो व्यक्तिगत सिद्धांत को लाने वाला कौन था? ये मुझे कमेंट करके बताना कि व्यक्तिगत सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया था, यानी कि गोद प्रथा से संबंधित या हड़प नीति जिसे हम लोग कहते हैं, वो किसने लॉन्च की थी, उसके जनक किसको माना जाता है भारत में? ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। तो बंगाल टाइगर के नाम से लॉर्ड वेलेजली अपने आप को बुलाता था कि मैं बंगाल टाइगर हूं, इसलिए ये किसकी उपाधि मानी जाती है? लॉर्ड वेलेजली की मानी जाती है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा आपका? डी सही हो जाएगा। तो ये थे आज की हमारी सीरीज। उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके से निरंतर अपनी तैयारी करते रहिए और सफलता तक आप अवश्य पहुंचेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस वे में रेगुलरिटी से अगर आप कोई भी मेहनत करता है तो उसका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आता है। तो तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।